अच्छा, एक्सेलरेशन मिल गया। अब देखो स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला था आई ए अपॉन आर स्क्वायर। ए की वैल्यू है एम जी आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर। तो एफ एस आ गया आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू एम जी आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर। एक आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर कट गया, तो एफ एस आ गया एम जी आई साइन थीटा अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर। ये देखो एम जी आई साइन थीटा अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर। फाइनल रिएक्शन जो था ना वो एम जी कॉस थीटा था। ठीक है, ठीक है। तो अब जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है इट शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन, क्योंकि ये म्यू एस एन लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है तो उससे तो कम ही होता है। तो एफ एस बन गया एम जी आई साइन थीटा अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर लेस देन इक्वल टू म्यू एस, और एन कितना हो गया एम जी कॉस थीटा। तो एम जी से एम जी कट गया, यहाँ पे जो आया ना वो आ गया कि म्यू एस जो है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू आई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर। ये मतलब कि रोलिंग होने के लिए ये जरूरी है कि सरफेस पर फ्रिक्शन हो, और ऐसा भी नहीं कि फ्रिक्शन कम। फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट होना चाहिए ना वो कम से कम इतना होना चाहिए आई टेन थीटा अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर। द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ अ सॉलिड स्केल रोलिंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, रोलिंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग। तो एक केस इन्होंने कहा है जो सॉलिड स्फीयर है ना वो ऐसे रोल करता हुआ जा रहा है, ये ए ये अल्फा। तो इस केस में जो ए होता है उसका ये फॉर्मूला होता है ना, तो ये बन जाएगा एम जी आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन आई। आई इज फॉर सॉलिड स्फीयर 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। ए विल बी टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर, और एम आर स्क्वायर को मिला के 7/5 एम आर स्क्वायर आया। 7/5 एम आर स्क्वायर, यानी ए आ गया। ये देख, ये तो आया जब वो रोल करता है। अच्छा, फिर लिखा है स्लिपिंग विदाउट रोलिंग। अगर कोई ऑब्जेक्ट रोल नहीं कर रहा हो ना तो आपको बस कुछ नहीं करना है, सेम जो फॉर्मूला है ना इसमें आई को जीरो पुट कर देना। तो विदाउट रोलिंग ए कितना आ गया एम जी आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन आई को जीरो कर दिया तो सिर्फ एम आर स्क्वायर आया। एम से एम कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो सिर्फ कितना आ गया जी साइन थीटा आ गया ना। तो अब वो निकाल लें, ये ए वन लिख देते हैं, इसको ए टू लिख देते हैं, तो ए वन अपॉन ए टू निकाल देते हैं कितना आएगा 5 जी साइन थीटा अपॉन 7 डिवाइड बाई जी साइन थीटा। 5/7 आ गया ना। बस ये लगाना है म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू
आई टेन थीटा अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर। आई कौन सी चीज है, ये सॉलिड स्फीयर है। आई को 2/5 mr² इंटू टेन थीटा अपॉन 2/5 mr² प्लस mr²। सारे mr² कट गए। 2/5 टेन थीटा और 2/5 प्लस 1 7/5। 2/7 टेन थीटा है ना ये आता है इसमें। जब ये रोल करता हुआ जाता है तो इसका एक्सेलरेशन ए है, जो कि वो होता है mg r² साइन थीटा अपॉन आई प्लस mr²। अब मान लो इसको ये लेंथ कवर कर, ये वाली length, तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो ही है, तो टाइम पूछा जाता है कितना लगेगा। तो L इज इक्वल टू हाफ AT, यानी टी स्क्वायर बन गया 2L अपॉन ए। तो यहां से टी आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 2L अपॉन ए। तो टी आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2L अपॉन, एंड व्हाट इज ए? ए इज mg r² साइन थीटा अपॉन आई प्लस mr²। अब कोई ऐसा जरूरी नहीं कि हम इसको याद रखें, इसके इससे अच्छा तो ये है कि हम ए निकाल लें और फिर L इक्वल टू हाफ इट इज पे रख दें। बस मैं आपको इसमें ये बताना चाह रहा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ न्यूमरेटर में आता है। तो जैसे कई सारे ऑब्जेक्ट होते हैं ना, रिंग, देखो अब रोल हर चीज थोड़ी कर सकती है। कोई प्लेट रख दें रेक्टेंगुलर तो थोड़ी वो रोल करेगी। रोल क्या क्या कर सकता है रिंग? डिस्क भी रोल कर सकती है, हॉलो स्फीयर भी रोल कर सकता है, और सॉलिड स्फीयर भी रोल कर सकता है। तो आप ये सोचिए, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr², डिस्क का होता है हाफ mr²। हाफ mr² का मतलब होता है 0.5 mr²। अच्छा, हॉलोस्फीयर का ये होता है 2/3 mr², मतलब 2/3 होता है 0.67 mr। और सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 mr², यानी 0.4 mr। अब आप मुझे बताइए, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसको ज्यादा टाइम लगेगा ना, क्योंकि न्यूमरेटर में आ रहा है। इन सब में सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है? रिंग का। ठीक है, और सबसे कम सॉलिड्स। तो अगर ये चार चीजें, रिंग, डिस्क, हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर, इन सबको ना एक बिल्कुल ऊपर रख दें और छोड़ दें, मतलब इनकी रेस करा दें, तो फर्स्ट ये आ जाए, ये डिस्क सेकंड आ जाएगी, हॉलो स्फीयर थर्ड आ जाएगा, और रिंग बिल्कुल फोर्थ आएगा लास्ट। ये ऑर्डर मतलब अपन कई बार भूल जाते हैं, तो इसलिए ना ये आप एक ना एब्रीविएशन याद रख लीजिए। देखिए ये आप याद रखिएगा, SBHR, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है। एस मतलब सॉलिड स्फीयर, बी मतलब डिस्क, एच मतलब हॉलो स्फीयर, आर मतलब रिंग। समझे? अरे सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर तो रिंग के जैसा होता है, सॉलिड सिलेंडर डिस्क के जैसा होता है ना? तो अगर मान लो कहें हॉलो सिलेंडर है, तो हम कहेंगे वो तो रिंग ही है ना, वो भी लास्ट आ जाएगा। इसलिए यहाँ हॉलो सिलेंडर नहीं लिखा।
हॉरिजॉन्टल सरफेस रोलिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये देखिए, ये है ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल सरफेस है और स्मूथ सरफेस नहीं है, रफ सरफेस। ये इसका सेंटर या एक्सिस हो गया। अब देखो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ना अपने आप से रोल नहीं कर सकता, इंक्लाइंड प्लेन पे तो क्या आपने रख दिया नीचे आगे। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आपको कोई फोर्स लगानी पड़ेगी तभी रोल करता है। अब मान लीजिए आपने एक फोर्स लगा दी, लेकिन कोई जरूरी तो नहीं है ना कि हम फोर्स सबसे ऊपर ही लगाएं। वी कैन अप्लाई द फोर्स एनीवेयर। आप खुद ही सोचिए, कोई भी ऐसे चीज रखी हो स्फेरिकल टाइप की, जैसे बॉल। अब बॉल को क्या ऊपर मारोगे तभी रोल करेगा? तो रोल करेगा। तो जैसे किसी आदमी ने क्या किया, उसने सोचा कि मैं ना एक फोर्स यहाँ लगाऊं, यहाँ। मतलब ना तो सेंटर पे ना ऊपर, बल्कि सेंटर से कुछ, जैसे लाइन ऑफ एक्शन बना दें पहले, तो सेंटर से कुछ एच हाइट में। अब हुआ क्या कि ये उसने ऐसे खींचा तो ये चलने लगा। जब ये चलने लगा तो इस पर फ्रिक्शन, अब अगर ये मान लिया जाए कि प्योर रोलिंग हो रही है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। इस आदमी ने कहा भाई मैंने आगे की तरफ चलाया, तो हो सकता है स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे लगा। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं हम? सबसे पहले तो हम ये लिख सकते हैं कि कैपिटल एफ लग रहा है आगे की तरफ और स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ। तो कैपिटल एफ माइनस एफ एस, ये वैल्यू एम ए के बराबर होनी चाहिए। अगर रोटेशन की बात करें ना, तो कैपिटल एफ जो है, देखो एक्सिस से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एच के बराबर है। तो कैपिटल एफ इंटू एच, ये टॉर्क इस डायरेक्शन में। ये कई बार लोगों को समझ नहीं आता। आप लोग ना अपने मन में इमेजिन करिए, ये इमेजिन करिए कि एक डिस्क जो है वो इस पॉइंट से बंधी हुई है। ठीक है, बस इमेजिन करना, डिस्क इस पॉइंट से बंधी हुई है और फोर्स लगाई जा रही है उस पर, कैपिटल है। तो ये फोर्स की वजह से डिस्क कैसे घूमेगी? क्लॉकवाइज घूमेगी कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज घूमेगी ना। ठीक है, जब तक इमेजिन करोगे ना तो सही आएगा। अच्छा, दूसरा फिर से ये इमेजिन करो कि डिस्क बंधी हुई है और ये फ्रिक्शन वाली फोर्स ऐसे लगा, डिस्क यहां से बंधी हुई है, तो ये फ्रिक्शन वाली फोर्स कैसे घुमानी चाह रही है? ये भी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रही है। तो एफ एस इंटू, अगर इसकी लाइन ऑफ एक्शन बना दी जाए, तो ये वाला डिस्टेंस आर वन, तो एफ एस इंटू आर, ये भी क्लॉकवाइज। तो ये दोनों टॉर्क क्लॉकवाइज। तो एक इक्वेशन बन गया, एफ कैपिटल एफ इंटू एच प्लस एफ एस इंटू आर, ये नेट टॉर्क है, इट शुड बी इक्वल टू आई एल। दिस इज द अनदर इक्वेशन, एंड द थर्ड इक्वेशन इज दिस, A is equal to R alpha. So from here we can write alpha is equal to A upon R. और इस alpha is equal to A upon R को अगर हम सेकेंड इक्वेशन में रख दें, तो कैपिटल F इंटू एच प्लस एफ एस इंटू आर इज इक्वल टू आई, एल्फा को रख दिया A अपॉन आर। इसके बाद क्या किया जा सकता है? ठीक है, यहाँ पे, यहाँ के बाद यहाँ पे आई कैसे है ना, ये देख देते हैं, पुटिंग एल्फा इज इक्वल टू ए बाय आर।
अब इसके बाद यहाँ पे डिवाइडिंग बाय आर, दोनों जो साइड्स है ना, दोनों साइड्स को आर से डिवाइड करेंगे। जब आर से डिवाइड करेंगे तो कैपिटल एफ के साथ आएगा एच बाय आर, और एफ एस के साथ तो कुछ आएगा ही नहीं क्योंकि आर बाय आर हो जाएगा 1 इज इक्वल टू आई आर डिवाइडेड, तो ए बाय आर स्क्वायर गिवन। अब ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन से हम थोड़ा सा करेंगे कुछ। देखो ये सबसे फर्स्ट इक्वेशन, इसको लिख देते हैं 1। ये था हमारा सेकंड इक्वेशन, इससे ये आया थर्ड इक्वेशन, फिर इससे आया फोर्थ इक्वेशन। अब इस फोर्थ इक्वेशन को ऐड कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन, तो एडिंग 4 एंड 1। जब हम इनको ऐड करेंगे, आप देखिए खुद ही, तो 1 और 1 में जो है माइनस एफ एस है और 4 में प्लस एफ एस है, दोनों ऐड हो गए तो क्या आ गया, कैपिटल एफ प्लस कैपिटल एफ एच अपॉन आर इज इक्वल टू एम ए प्लस आई ए अपॉन आर स्क्वायर। ये बन गया, कैपिटल एफ के साथ आ गया 1 प्लस एच अपॉन आर इज इक्वल टू ए के साथ आ गया एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई कैपिटल एफ 1 प्लस एच अपॉन आर डिवाइड बाय एम प्लस आई अपॉन आर। सिर्फ एक्सेलरेशन मैंने आपको बताया है क्योंकि एक ये रिलेशन था ना, ये वाला कैपिटल एफ माइनस एफ एस इज इक्वल टू एम ए। एक बार ए मिल जाए तो वी कैन वेरी इजिली फाइंड आउट एफ एस। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देयर इज अ डिस्क हैविंग मास m and radius r, और ये यहाँ पे ऐसे फोर्स लग रही है F। तो फाइंड, फर्स्ट है एक्सेलरेशन। अच्छा एक काम करते हैं, फोर्स को पहले यहाँ लगाते हैं सेंटर, फिर देखते हैं। एंड सेकंड स्टैटिक फ्रिक्शन। भाई इसमें फोर्स सेंटर पे ही लग रही है, इसका मतलब H की वैल्यू 0 है ना। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, F 1 प्लस एच बाय आर अपॉन m plus I by r square. What is I? I is half mr square by r square. तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया तो a आ गया f। अच्छा 1 + 0 तो f ही हो गया अपॉन m प्लस m बाई 2, 3m/2, तो 2f/3m आ गया। और फिर बस कैपिटल F माइनस एफ एस इज इक्वल टू एम ए। कैपिटल F माइनस एफ एस इज इक्वल टू m इंटू 2f/3m। एफ एस कितना आ गया, कैपिटल F माइनस 2 कैपिटल F/3, so it is capital F/3 only। फ्रिक्शन पीछे लगा ना, एक्चुअली फ्रिक्शन पीछे ही लगना चाहिए था क्योंकि ना अ, जैसे कैपिटल एफ आगे लगा है और ये पीछे लगा है, तभी एक्सेलरेशन देखो, अगर फ्रिक्शन लगता ही नहीं
तो एफ बाय एम होता अगर सिर्फ कैपिटल एफ होता, तो कैपिटल एफ इज इक्वल टू एम ए लिख के ए एफ बाय एम होता। लेकिन यहाँ पे ये एफ बाय एम से कम आया, 2f/3m आया, तो इसलिए फ्रिक्शन पीछे लगा। अब जैसे एक और क्वेश्चन देखना। अब ये देखो, मान लो कि यहाँ पे एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास है m और रेडियस है r। इस पर हम ये ग्राउंड पे रखा है, एक फोर्स हमने ऐसे लगाई, कैपिटल है। कहते हैं बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा और स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा। इसमें h की वैल्यू r के बराबर हो गई ना, 1 + h/r अपॉन m + i/r²। ओके, तो 2f अपॉन m + 7m/5 है ना, 10f/7, सही बात है m। अब एक बात बताओ कि ये जो एक्सेलरेशन है, क्या ये f अपॉन m से बड़ा है कि छोटा, f अपॉन m से? क्योंकि फिर क्या लिखोगे, कैपिटल F प्लस एफ एस इज इक्वल टू एम ए। तो कैपिटल F प्लस एफ एस इज इक्वल टू एम। ये हो गया 10f/7 है। तो एफ एस कितना आ गया, 10f/7 माइनस एफ, यानी 3f/7। यानी मान लो ये एक रिंग है, इसका मास m, रेडियस r, और सेंटर ये, तो सबसे ऊपर एक फोर्स लग रही है। अब बताओ जरा एक्सेलरेशन और स्टैटिक। F/m आ रहा है, इसमें HR आ रहा है, तो F, तो A आया कैपिटल F 1 + h/r यानी r/r अपॉन m + i/r²। तो 2f अपॉन 2m, सही बात है, F/m आया। तो एक बात बताओ, अगर फ्रिक्शन नहीं लगता तो एक्सेलरेशन कितना होता, सिर्फ फोर्स लगती है। यस नहीं, कितना होता अगर फ्रिक्शन नहीं लगता, अगर फ्रिक्शन नहीं लगता तो कितना एक्सेलरेशन होता, F/m ना। और अभी भी देखो F/m ही आया है, इसका मतलब इस केस में फ्रिक्शन कितना होगा, 0 होगा। बिल्कुल सही बात। ये 3 केस इसलिए मैंने करवाए क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता था कि जब कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्योर रोलिंग कर रही होती है, तो फ्रिक्शन पीछे भी लग सकता है, आगे भी लग सकता है, और ये भी हो सकता है कि ना लगे।